कर चुके हो, ग्रेविटेशन में भी किया है, वर्क एनर्जी पावर में भी किया है, तो फिर से वही चीज है, कोई नया चैप्टर नहीं है इसमें ना। वर्क एनर्जी पावर वाला डेफिनेशन लगाओ, तो जो डेफिनेशन थी वर्क एनर्जी पावर में कि वर्क डन बाय सम कंजर्वेटिव फोर्स, बता पाएंगे क्या था यार? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फॉर एनर्जी नेगेटिव ऑफ पावर, चेंज इन पोटेंशियल माइनस डेल्टा पी माइनस डेल्टा के। हाँ, माइनस टाइम्स चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसको डेल्टा यू डिनोट कर रहे हैं, यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ऑलरेडी वर्क एनर्जी पावर का ही कंसेप्ट है। और यहाँ पर इसको इसलिए डिस्कस करा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स होती है वो अपने आप कंजर्वेटिव है, कोलम्बिक फोर्स कंजर्वेटिव है, तो इस चैप्टर में भी ये डेफिनेशन काम करेगी। तो बस यही आपका मेन कंसेप्ट है, इसको फॉलो करोगे चैप्टर आसान है ये वाला, मतलब ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो इजी है, वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कह दें कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर अगर हम कोई पॉइंट ए से लेकर के और पॉइंट बी तक जाना चाहते हैं किसी चार्ज को लेकर के, किसी चार्ज को लेकर के पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर हमको ट्रेवल कराना हो, तो पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या वर्क किया होगा इस केस में, है ना? वर्क बाय द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है यार, स्टार्ट कर रहे हैं ये मानते हुए कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म और पॉइंट ए और दोनों, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो आपका x है और वर्टिकल डिस्टेंस y है, मान लेते हैं इनके बीच में x हॉरिजॉन्टल सेपरेशन, y वर्टिकल सेपरेशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। बता पाएंगे वर्क बाय फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट फोर्स है, आराम से निकाला जा सकता है। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन याद करो, क्या बोल रहे थे तुम? QE अगर मान ले हम पॉजिटिव चार्ज लेकर के जा रहे हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेकर के मूव कर रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो QE और मल्टीप्लाई कौन सा डिस्प्लेसमेंट करें? x मल्टीप्लाई करोगे, y मल्टीप्लाई करोगे, या फिर ये a भी डिस्टेंस मल्टीप्लाई करोगे? तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, एंड फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड होगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी साइड फोर्स आएगी। तो डिस्प्लेसमेंट विच इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि x मल्टीप्लाई कर दे। सिंपल सा कंसेप्ट है ये। और ये जो वर्क बाय फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको इस कंसेप्ट के हिसाब से कह सकते हैं, तो देयर इज माइनस टाइम्स चेंज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, माइनस ऑफ डेल्टा यू, एंड दैट मींस माइनस चेंज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पर माइनस पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पर, इक्वल्स टू QE मल्टीप्लाइड बाई x। ये स्पेशल एग्जांपल दिया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको ध्यान रखना है। And that means potential energy at A minus potential energy at B is equal to QE multiplied by x. कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। पक्का? नो सर। यस सर। है ना? और एक और स्टेटमेंट ध्यान रखोगे यार, क्या कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क के बारे में, वर्क एनर्जी पावर में एक और स्टेटमेंट याद कराया था, क्या ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने का जो पाथ है वो कौन सा पाथ चूज किया गया है? कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगी। हाँ, तो वो मतलब मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि वो सारी प्रॉपर्टीज वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में जो लर्न की हैं वो सब यहाँ पर इम्प्लीमेंट करो। अब इसको जनरलाइज कर देते हैं जरा। ये यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए स्पेसिफिक एग्जांपल था ना, इसको जनरलाइज करो। नोट कर लिया है इसको? यस सर। यस सर। तो दो तीन पहले पॉइंट्स बताएंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे यार। देखिए जनरलाइज फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम Q मल्टीप्लाइड बाय E लिखते हैं। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज QE। वर्क को जनरलाइज फॉर्म में लिखा जाए तो इट इज अ फोर्स एंड डॉट प्रोडक्ट विद द डिस्प्लेसमेंट dr मान लेते हैं डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट से। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वर्क डन आएगा, सपोज पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक के लिए। नाउ दिस इज वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, and by this definition it is minus times
चेंज ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी को भी डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये du डिफाइन करेंगे, राइट? बोले Yes. Yes, sir. ठीक, ये हमारा पहला कंसेप्ट हो गया। पर 2 ही 3 फॉर्मूलेज हैं, इन्हीं का यूज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट, इस क्यू को अगर हम राइट साइड ले करके डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन a to b इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr, potential. that becomes minus du upon q, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज यानी कि u by q, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इसको ही पोटेंशियल का नाम दिया गया है। इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम दिया गया है, कैपिटल V से डिनोट करते हैं। कैपिटल V कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हो। सो इससे ये रिलेशन बन जाएगा कि इंटीग्रल a to b E वेक्टर डॉट dr वेक्टर इक्वल्स टू माइनस टाइम्स, डिफरेंशियल को बाहर रखिए, एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम कैपिटल V यानी कि पोटेंशियल भी डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा स्टैंडर्ड डेफिनेशन हुआ। ठीक है, चल रहा, कोई दिक्कत? सर हाँ, सर यहाँ पर अगर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ डीवी लिखा हुआ तो सर इधर इंटीग्रल नहीं लगेगा ना सर, उस समय तो ई डॉट डी आर ही होना चाहिए, फिर जब इधर लगाएंगे तो दोनों। राइट राइट, बिल्कुल सही बात। हाँ, इसमें इंटीग्रल नहीं लगाएंगे, एक्चुअली इंटीग्रल इधर भी नहीं लगाना चाहिए मुझे। ये तो यहाँ पर भी इंटीग्रल लगा देते हैं, है ना? इधर इंटीग्रल लगाएंगे तो यहाँ पर भी इंटीग्रल लगा सकते हैं फिर। अब ठीक है यार ये? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप इंटीग्रल लगाओगे और इंटीग्रल की लिमिट रखेंगे a पॉइंट से b पॉइंट तक के लिए। ये a और b जो हम लिख रहे हैं, कोई भी 2 आर्बिट्री पॉइंट हो सकते हैं। अब राइट हैंड साइड पर क्या चीज बन जाएगी, इसको अगर हम देखें, स्पेस है, राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपली ये क्या बनेगा, माइनस साइन बाहर हो जाएगा, सिंपल इंटीग्रेशन dv, dv को इंटीग्रेट करेंगे, पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल एट b पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट a पॉइंट। आ रहा है ये बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो अगर ये माइनस साइन ना हो तो राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखी जाएगी पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए। माइनस साइन ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा पोटेंशियल VA एट minus VB. ये माइनस वीबी। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन भी होगा, VA माइनस VB, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन पर आ रहा है कि दैट पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी is integral of electric field vector dot dr vector from point A to point B. ये थोड़ा सा हमारा बुक्स से कन्वेंशन अलग है। बुक्स में इस माइनस साइन को कैरी करते हैं, मैं पर्टिकुलरली माइनस साइन को कैरी नहीं कर रहा। मतलब एक्चुअली बुक्स में जब आप जाओगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर इंटीग्रेशन के पहले माइनस लिखा होगा, चाहे आप HCB यूज कर ले चाहे NCERT यूज करो, इंटीग्रेशन के आगे वो माइनस लगाते हैं, लेकिन वो लेफ्ट हैंड साइड पर फिर पोटेंशियल एट b माइनस पोटेंशियल एट a लिखते हैं, मतलब एक ही बात। मैं इसको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ, BA माइनस VB, सो इंटीग्रेशन a से b जाना है, ऐसे याद रखो। और पोटेंशियल की डेफिनेशन यहाँ पर आ चुकी है, पोटेंशियल डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। कोई दिक्कत है, पूछो अभी। डेफिनेशन से भी लिखते रहिएगा, पोटेंशियल डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और मेरा पूरा लेक्चर बता, पूरी जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं करता हूँ वो सिर्फ इसके ऊपर करता हूँ, पोटेंशियल एट a माइनस पोटेंशियल एट b इक्वल्स टू इंटीग्रल a to b e डॉट dr। ये सिंगल इक्वेशन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। और पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमेशा एक बात कही जाती है कि ये एब्सोल्युटली कभी डिफाइन नहीं की जा सकते जब तक कि कोई एक रेफरेंस वैल्यू न मान ली जाए। Yes, sir. Datum लेके करते हैं. यस सर। हाँ,
तो पोटेंशियल के लिए भी हमको एक रेफरेंस वैल्यू माननी पड़ती है, मतलब इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी मान लेते हैं, जीरो पोटेंशियल मानते हैं वहाँ पे। मानते हैं सर। हाँ देखिए, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को जीरो मानेंगे, लेकिन उन्हीं केसेस में जहां पर चार्जेस फाइनाइट हो, जहां चार्जेस इनफाइनाइट होंगे वहां पर पोटेंशियल इन्फिनिटी पर जीरो नहीं मान सकते। जी सर। तो फॉर ऑल फाइनाइट चार्जेस एज अ रेफरेंस वी एज्यूम दैट एट इन्फिनिटी पोटेंशियल इक्वल्स टू जीरो। ये मानोगे आप, जितने भी फाइनाइट चार्जेस होंगे। और इनफाइनाइट चार्जेस के लिए पोटेंशियल इनफाइनाइट पर जीरो मान नहीं सकते। उसका रीजन है कि जब चार्ज खुद ही इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है तो उसमें इन्फिनिटी को सर्च कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। इन्फिनिटी वर्ड का मतलब एक्चुअली होता है, एट इन्फिनिटी का मतलब होता है फार अवे फ्रॉम द चार्ज। ये तो जब चार्ज खुद इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो चुका है तो फिर उससे आप कितना दूर जा सकते हो, उससे इनफाइनाइट डिस्टेंस मिलेगा ही नहीं मिलेगा कभी। खैर, तो इसी में अगर आपसे ये कहा जाए कि मान लो यहां पर कोई चार्ज है, कोई क्यू चार्ज है जो किसी भी फॉर्म का हो सकता है, मतलब किसी भी फॉर्म का मतलब ये पॉइंट फॉर्म में भी हो सकता है, ये लाइन के फॉर्म में हो सकता है, ये सरफेस के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में एक चार्ज क्यू है और आपसे कहा जाए कि इससे आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी। ये आपका क्वेश्चन है, किसी भी चार्ज से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू। नहीं, वो डिपेंड। वो अच्छा, मैं बात सुनो, मैं कह रहा हूँ कि चार्ज किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना। ये तो डिपेंड करेगा कि जो चार्ज है वो पॉइंट के फॉर्म में है या फिर चार्ज लाइन के फॉर्म में है या फिर चार्ज सरफेस के फॉर्म में है या फिर वॉल्यूम के फॉर्म में है। मैं अभी जनरलाइज बात कर रहा हूँ, आप इसी को यूज करो ना यार। एक पॉइंट वो ले लो जहां पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हो, और एक पॉइंट हम इन्फिनिटी को चूज कर लेते हैं जहां पर पोटेंशियल को जीरो माना जा रहा है। बस इसकी प्रैक्टिस करो। पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस माइनस पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इक्वल्स टू इंटीग्रल पॉइंट ए से पॉइंट बी, मतलब कि आर से इनफाइनाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी आर। समझ लेना यार, वरना फिर बाद में आप लोग भी होता है ना कि यार लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है कि हमने कुछ और समझाया, आपने समझा कुछ और उसको। ये एक्सप्रेशन क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस फ्रॉम एनी चार्ज इज, और v एट इन्फिनिटी जीरो है, ये बाय रेफरेंस हम इसको जीरो मानते हैं। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन एज जीरो। तो पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस इज नथिंग बट इंटीग्रल आर टू इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी आर। दैट्स ये आपका एक और रिजल्ट है। सो दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं यहाँ पर, बेसिकली यही चीज है। पोटेंशियल एट सम आर डिस्टेंस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी आर। फिर बोलो यार, आपको में किसी को भी डाउट है तो अभी पूछ लें, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पोटेंशियल की डेरिवेशन करना है। सर ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है सर, ये भी सिर्फ फाइनाइट के लिए है ना? ये सब फाइनाइट चार्जेस पढ़ रहे हो, जितने भी आप पढ़ रहे हो वो फाइनाइट चार्जेस। एक्चुअल में किसी भी क्वेश्चन में पोटेंशियल पूछा नहीं जाता, मतलब जेई के लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनमें पोटेंशियल डिफरेंस की ही जरूरत पड़ती है। ओके सर। वैसे आपने पॉइंट सही बोला है कि ये जो लास्ट रिजल्ट है ये तभी यूज कर सकते हैं जब हम लोगों ने ये माना हुआ है कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो। ये मान करके चल, ये मान करके चले। ओके सर। चलिए, है किसी का डाउट तो वेट कर रहे हैं, अगर पूछना है कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। कोई डेफिनेशन अगर ना क्लियर हुई हो तो बोले। बता दे फिर। यस सर। यस सर। अच्छा, तो मैं इसमें थोड़े नॉर्मल डेरिवेशंस नहीं करने वाला, वो आप लोग ग्रेविटेशन से कंपेयर करना। बस फॉर्मेलिटी के लिए मैं पॉइंट चार्ज को डिराइव कर दे रहा हूँ।
कर लोगे अपने आप, जैसे रिंग, पोटेंशियल ऑफ रिंग, Yes, पोटेंशियल ऑफ रिंग, पोटेंशियल ऑफ डिस्क ग्रेविटेशन में किया हुआ है, इसलिए मैं चाह रहा था कि वो पार्ट अपने आप कर लो, कैलकुलस है उसमें और कुछ नहीं है, यस सर, उसमें फॉर्मूला ही बदलना है बस। तो कर लोगे अपने आप। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए मैं पॉइंट चार्ज का एक बस फॉर्मेलिटी से दिखा दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास मान लो कोई एक प्लस क्यू का पॉइंट चार्ज है और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर पूछा जाए कि बताइए क्या पोटेंशियल होगा, पॉइंट चार्ज की और उससे आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू, तो हमको सिर्फ ये यूज करना है। यहाँ पर पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए या डिराइव करने के लिए हम लगाएंगे इंटीग्रल आर टू इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब इससे आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, डॉट प्रोडक्ट है इसका ध्यान रखना है, डॉट दिया है तो ये मल्टीप्लाइड बाय डी आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, और जीरो कर देंगे। अब जीरो इसलिए कर सकते हो क्योंकि कंजर्वेटिव होने की वजह से हम आर से इनफाइनाइट कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं, चॉइस ऑफ पाथ आप लोग की होगी, कोई भी पाथ ऐसा चूज कर लो जो आर से इनफाइनाइट जाता हो। तो हम एक काम करेंगे, हम आर से इनफाइनाइट जो पाथ चूज करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कोइंसाइड करता हुआ चूज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है उसी के अलोंग अपना पाथ चूज कर लें अगर, तो यहाँ पर कॉस कौन सा एंगल चूज करेंगे फिर? जी आंसर क्या बन जाएगा देखो सॉल्व करके, बाकी लोग भी करें। पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस विल बी नाउ k टाइम्स चार्ज q डिवाइडेड बाय स्मॉल r, फर्स्ट डेरिवेशन पॉइंट चार्ज के केस में। ऑब्वियसली अगर ये चार्ज नेगेटिव रहा होता, अगर ये माइनस क्यू चार्ज रहा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन राइट साइड होने की बजाय, इमेजिन करें अगर ये माइनस क्यू चार्ज होता तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो लेफ्ट साइड पर होता और आर से इनफाइनाइट अपने आप समझ आ रहा है कि यहाँ cos 180 का टर्म आता है। यस यस सर। यस सर। इसका मतलब यहाँ पर फाइनल आंसर में माइनस एक नेगेटिव साइन आता है, तो इसको हम ये कहते हैं कि यहाँ पर हम चार्ज को विद साइन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब हम मल्टीपल फॉर्मूला बनाने की बजाय इसमें चार्ज का साइन रख देंगे। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो हम चार्ज के आगे माइनस लगा देंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा तो चार्ज के आगे पॉजिटिव लगा देंगे, मतलब पोटेंशियल पॉजिटिव में भी आ सकता है, पोटेंशियल नेगेटिव में भी आ सकता है, स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्जेस की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल। डेरिवेशन क्लियर हुआ ये? यस सर। यस मैं सिर्फ मैं यही यूज करूंगा पूरी क्लास में, सिर्फ ये और ये दो ही फॉर्मूले यूज करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। सर एक बार साइन का फिर से समझा दीजिए। साइन का ये कह रहा था कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज होने की बजाय मान लो यहाँ माइनस क्यू चार्ज रहा होता, तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रेडियली आउटवर्ड दिखा रहे थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा रेडियली इनवर्ड बनता, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं आर से इनफाइनाइट तक का, इन दोनों के बीच 180 डिग्री एंगल बन रहा होता, तो जो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आएगा वहां पर cos 0 डिग्री की जगह cos 180 डिग्री आ रहा होता, जिसकी वजह से फाइनल आंसर में एक नेगेटिव साइन अपीयर हो जाता है। तो उसकी टेक केयर करने के लिए मैं कह रहा हूं कि जब आप न्यूमेरिकल करना तो पोटेंशियल कैलकुलेट करते समय चार्ज को उसके साइन के साथ सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा न्यूमेरिकल से, तो ऑटोमेटिकली माइनस अपने आप आ जाएगा। अगर हम चार्ज का नेगेटिव साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस साइन आंसर में आ जाएगी। नहीं आया समझ में? आ गया। राइट, स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा पोटेंशियल, और ये एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, तो उसके यूनिट्स भी अपने आप क्लियर हो जाएंगे। पोटेंशियल इज द एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी कि क्या यूनिट बनेगी? जूल्स पर कूलम या फिर वोल्ट, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। कई सारे पॉइंट चार्ज हैं अगर आपके पास, मान लो सपोज एक प्लस Q1 चार्ज है, एक मान लिया जाए माइनस Q2 चार्ज है, एक प्लस Q3 चार्ज है, और किसी कॉमन पॉइंट P पर इन सब की वजह से पोटेंशियल निकालना हो आपको, सुपरपोजिशन लगा देंगे तो R1, R2 और R3, तो पोटेंशियल एट P अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये सिंपली
Q1 by R1 minus तीनों ऐड हो जाएंगे। Q2 plus KQ तीनों चार्जेस के पोटेंशियल्स को ऐड कर देना है, algebraically Normal ऐड हो addition होगा जाएंगे सर। सिंपल। हाँ, तो Q1 चार्ज का पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला लगा देंगे KQ1 डिवाइडेड बाय R1। Q2 चार्ज के पोटेंशियल के लिए Q2 का नेगेटिव साइन कैरी कर दोगे, तो ये माइनस KQ2 बाय R2, ये बात बोला था आपसे। पॉजिटिव चार्ज के लिए फिर से प्लस साइन लगा देंगे, प्लस KQ3 डिवाइडेड बाय R3। कोई डाउट यहाँ पर? नो सर। ऑनेस्ट रहिएगा, फिर तो बोलो ऑनेस्टी के साथ रहना है अपना, वरना फिर ये पोटेंशियल का पहला लेक्चर गड़बड़ हुआ तो डिस्टरबेंस में आ जाओगे। सर जो बाकी की डेरिवेशंस हैं सर, लाइन चार्ज और उन सबकी, सर उनमें से याद किसी करनी, बस ये बता दीजिए, क्योंकि सर कोई नहीं, किसी को नहीं, जो जितने याद करने वाले हैं वो मैं आज करा दूंगा। ओके सर, ओके सर। सर मतलब वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स नहीं है। स्टैंडर्ड है, मतलब आप ग्रेविटेशन सर में हम याद डिराइव सकते कर हो। सकते हैं। यस सर। तो अरे यूज किन दिन का होता है फिर मतलब? ज्यादातर रिंग का आता है, मतलब ऐसे तो बता नहीं सकते यार, अब कोई भाई एस्ट्रोलॉजी तो है नहीं कि पहले से बता दे कि क्या आएगा, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ज्यादातर केसेस में रिंग का पोटेंशियल कई बार पूछा जा चुका है। जी सर। चलो ये हो गया है, बताओ। Yes, sir. ये मैंने आपको पॉइंट चार पे करा दिया। नाउ जो मेजर डेरिवेशन है वो करते हैं। पोटेंशियल बाय आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। चलिए क्या होगा इसका आंसर देखो, पोटेंशियल बाय द आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड सबको याद होना चाहिए। स्टार्ट करो, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट्स याद करने होंगे। अगर इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन याद करें। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनसाइड वाले पॉइंट पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस की वैल्यू अगर आर लेस देन कैपिटल आर हो, मतलब इसके अंदर वाले पॉइंट पर है, तो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। Rho r by कंडक्टिंग जीरो मेटल है Zero मेटल के अंदर इनसाइड जीरो पे आएगा। जीरो हो जाएगी। हाँ यही सब का ध्यान रखना, मेटल कंडक्टिंग वर्ड है यहाँ पर, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, आउटसाइड होगी। आउटसाइड पॉइंट चार्ज वाली ही फॉर्मूले था, स्मॉल आर मोर देन इक्वल टू कैपिटल आर। सरफेस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ बस ये हो गया ना, इक्वल टू वाला इससे आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने इतना सारा टाइम इन्वेस्ट किया है, उसका पर्पस यही था। आगे हमें पोटेंशियल के लिए कोई नया काम नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन याद है। चलिए इंटीग्रेट करो, क्या आंसर आएगा बताओ, बताइए। पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस, अगर हम आर मोर देन आर वाला केस लेते हैं तो आर मोर देन कैपिटल आर, क्यू बाय आर। तो ये वही हो गया, पॉइंट चार्ज वाला आंसर आ जाएगा, यानी के क्यू बाय स्मॉल आर। और अगर स्मॉल आर लेस देन आर की बात करेंगे तो पोटेंशियल कितना आएगा, बाय कैपिटल आर। क्यू बाई कैपिटल आर सर। हाँ ये इससे करो ना आप भाई, स्मॉल आर लेस देन आर पे, स्मॉल आर लेस देन आर पर अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पर जीरो वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। When electric field is zero, there is no potential difference. यस सर। और फंडामेंटली भी सोचो, अगर कंडक्टर के अंदर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना हो तो क्या कोई वर्क डन चाहिए आपको? अंदर जब कोई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, नो सर। तो इसका मतलब अंदर कोई वर्क नहीं होगा। अंदर जब वर्क नहीं होगा तो अंदर कोई चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, और जब कोई चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा तो फिर चेंज ऑफ पोटेंशियल भी नहीं होगा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को ही कहा गया। तो इसका मतलब कंडक्टर के सरफेस से जब आप कंडक्टर के अंदर जाओगे, सरफेस से अंदर की तरफ, तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन जीरो, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जीरो, पोटेंशियल का चेंज जीरो,
यानी जितना पोटेंशियल सरफेस पर था उतना ही पोटेंशियल अंदर भी जाएगा। और पोटेंशियल सरफेस पर कितना होगा, तो पोटेंशियल एट ए सरफेस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, और जो पोटेंशियल सरफेस पर है वही पोटेंशियल अंदर सभी पॉइंट्स पर होगा। मैं इसीलिए बार बार पूछा था, आपको समझ आया कि नहीं, फॉर्मूला भी समझना है और डेफिनेशन भी समझनी है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट, और इसको एक सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी समझ सकते हो, कंडक्टर है ये कंडक्टर, अगर अंदर दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो क्या इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ जाएगी ओम्स लॉ के हिसाब से? करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो अगर अंदर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा और किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कम हुआ तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट आ रही होगी, और हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। आ रही बात समझ में भी? तो इनसाइड में पोटेंशियल डिफरेंस हो ही नहीं सकता, इस वजह से कह रहे हैं कि जो पोटेंशियल सरफेस पर है अंदर सभी पॉइंट्स पर उतना ही पोटेंशियल हो, जितने भी पॉइंट्स अंदर होंगे वो सब सेम पोटेंशियल, यानी कुल मिलाकर के इसका पूरा इंटीरियर आप कह सकते हो कि वो एक इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम। और ये एक कंडक्टर की पांचवी प्रॉपर्टी, जो शायद उस समय आपसे कहा था कि बाद में बताएंगे। यस सर, 4 करेंगे। Every point inside conductor will be at same potential in electrostatic. ग्राफ कैसा बनाओगे पोटेंशियल और आर के बीच में? जीरो से लेके कैपिटल आर तक, मतलब सेंटर से लेकर के सरफेस तक क्या पोटेंशियल कांस्टेंट है? जीरो नहीं है, कांस्टेंट है सर, डिफरेंस जीरो है, ये पोटेंशियल कांस्टेंट है। अंदर सभी पॉइंट्स पर सेम पोटेंशियल है और उस सेम पोटेंशियल की वैल्यू के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर है। एंड देन आउटसाइड जाने पर ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, बिकॉज आउटसाइड जाने पर पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। बोलिए। यस सर देखो अंदर बच्चा एक बात बता दें, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है एवरीवेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो at every point inside the conductor, but potential is not zero, potential is constant at every point. बोलो क्या बोल रहे थे? सर ये पूछ रहे हैं कि सर आपने अभी बोला था कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए तो सर ये हमेशा वैलिड नहीं, तो सर अगर स्टेटमेंट आता है तो कहते हैं उसमें हम लोग मे और मे नॉट वाला देखेंगे ना? हाँ हाँ यस बिल्कुल, ये तो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होते ही ये सब चीजें बदल जाती हैं। अच्छा, इनको सिग्मा के फॉर्म में क्या लिखेंगे? इन वैल्यूज को सिग्मा के फॉर्म में अगर चले, मतलब इसके चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहें तो जरा याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड पोटेंशियल ऑफ सरफेस नहीं, तो उसको सिग्मा के फॉर्म में लाओ ना, सिग्मा को फॉर्म में, जो क्यू है क्यू को सिग्मा इनटू एरिया पुट करो, सिग्मा मल्टीप्लाइड, चार्ज को रखो ना सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, और के को रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू को रख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा। जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आएगा सिग्मा इनटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय। यस सर, यही आ रहा है। नहीं, ये एक प्रॉपर्टी भी एक्चुअली अभी आपको डिस्कस करेंगे, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट इससे भी आना है। मतलब कि सरफेस का पोटेंशियल सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी साथ में सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों पर डिपेंडेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस सिर्फ सरफेस की डेंसिटी पे डिपेंडेंट है, रेडियस पे डिपेंडेंट नहीं है। बहुत ही
क्विक क्विज है, 30 सेकंड्स में आंसर चाहिए। n conducting droplets having potential V and electric field E are merged into a single drop. स्पीड ज्यादा तो नहीं है बोलने की वजह? नो चलेगा। n conducting droplets having potential V and electric field E are merged into a single drop. Find potential and the electric field of drop. हो जाना चाहिए वैसे आंसर ये। और यह आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स मानिए, n कंडक्टिंग आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स। सर पोटेंशियल तो n की पावर 2/3 into v होगा। ठीक है। और सर इलेक्ट्रिक फील्ड n की पावर 1/3 into e। ओके, देखो ये जो सिग्मा बाय था इसको चार्ज के फॉर्म में k q अपॉन r स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों फॉर्मेट्स पता होने चाहिए। और ये चीज k q बाय r चार्ज के फॉर्म में, in terms of charge and radius, in terms of density. n ड्रॉपलेट्स हैं तो किसी एक ड्रॉपलेट के लिए अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर वन ड्रॉपलेट पोटेंशियल विल बी k into q divided by suppose radius of droplet is r and electric field is k q upon r square। और जो ड्रॉप बनेगी उसके लिए क्या लिखेंगे? तो ड्रॉप के लिए पोटेंशियल v डैश विल बी k, कितना चार्ज होगा ड्रॉप के ऊपर? n ड्रॉपलेट्स हैं, सबके पास q चार्ज है तो n into q चार्ज टोटल हो गया, डिवाइडेड बाय उस ड्रॉपलेट की नई रेडियस। वो वॉल्यूम nr नहीं होता भाई साहब, ये रूट ऑफ n into r 1/3 r होता है। क्यूब रूट ऑफ n। रेडियस यूनिटरी मेथड से थोड़ी निकालोगे, रेडियस तो आप n ड्रॉपलेट्स के वॉल्यूम को बड़े वाले ड्रॉप की इक्वेट कर देंगे, जो नया ड्रॉप बनेगा उसके वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे। एक्चुअल में मास कंपेयर करते हैं बट यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं यहाँ मटेरियल सेम है इसलिए हम लोग जो है वॉल्यूम को भी कर सकते फ्लूइड में बताया था नहीं। यस हाँ हाँ फ्लूइड में। तो यहाँ पर आप r डैश कैलकुलेट करके अब आप देख लो कि जो v डैश और v है इनमें क्या रिलेशन चल रहा है आपका। तो ये आ जाएगा हमारा r डैश की जो वैल्यू मिल जाएगी वो हो जाएगी कैपिटल R और n टू द पावर 1/3। वो जब यहाँ पर रखोगे कैपिटल R n टू द पावर 1/3 तो कुल मिलाकर के आंसर ये आ जाएगा कि पोटेंशियल v डैश विल बी n टू द पावर 2/3 टाइम्स v। और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सेम काम करिए, तो n to the power 1/3 e आ जाएगा। हाँ e डैश विल बी k, ऊपर n into q कर लो और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर की जगह r डैश का स्क्वायर कर लेंगे। r डैश स्क्वायर विल बी r स्क्वायर n टू द पावर 2/3। तो इससे हमारा ये आंसर आ जाएगा e डैश इक्वल्स टू n टू द पावर 1/3 e। टू e। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, बता दूं आपको, कई बार पूछा जा चुका है ये।
करें, मूव करें आगे। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। पोटेंशियल बाय नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उसको भी फास्ट करना है थोड़ा सा। पोटेंशियल बाय नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या करेंगे? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज वॉल्यूम के अंदर जाता है, Yes. चार्ज वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा मान लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रिकॉल करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल आर विच इज लेस देन कैपिटल आर के लिए क्या So रिजल्ट है? rho और by इलेक्ट्रिक 3 epsilon Rho naught R by C1 3 C2 epsilon. so rho by 3 epsilon रो naught रो आर बाय 3 एप्सिलॉन, epsilon naught ये गॉस लॉ से डिराइव्ड है। और आउटसाइड के लिए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, Q by R square. इसमें इक्वलिटी दोनों में होल्ड करती है। पोटेंशियल के टाइम पर जब जाओगे तो पहले आउटसाइड वाला पोटेंशियल आप आराम से लिख सकते हो, क्योंकि आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉइंट चार्ज के सिमिलर है, तो पोटेंशियल भी पॉइंट चार्ज के सिमिलर आएगा। और इस हिसाब से के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, ये आउटसाइड के लिए आ जाएगा। तो इससे हमारा पोटेंशियल स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, यानी कि सरफेस पर आ जाएगा KQ by capital. के क्यू बाय कैपिटल आर। और मान लो आपको इनसाइड निकालना हो किसी पॉइंट पर, तो कैसे निकालेंगे? तीसरा है पोटेंशियल एट सम स्मॉल आर डिस्टेंस व्हिच इज लेस देन कैपिटल आर, कितना होगा? इनसाइड किसी पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए। Sir, KQ by capital R रहेगा बस लिमिट्स में सर हम 3 by 2 R इनसाइड square की minus सेंटर 1 की by 2. जगह सरफेस पे लेंगे, क्योंकि हमें सेंटर का पोटेंशियल पता नहीं होगा। तो ये कर लो ना, ये इससे आएगा ना, इससे Yes, इससे sir. पहला वाला कंसेप्ट, Yes, पहला वाला रूल, फर्स्ट रूल, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। तो हमें पोटेंशियल इस पॉइंट पर निकालना है, माइनस, सुनिएगा, इसको हम अपना ए पॉइंट मान लेते हैं और बी पॉइंट हम सरफेस को मान लेते हैं। तो पोटेंशियल एट ए एट दिस पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट बी, उसको सरफेस मान ले। सरफेस का पोटेंशियल पता है, के क्यू बाई कैपिटल आर इक्वल टू इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट्स हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रो स्मॉल आर बाय 3 एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय डी आर। क्या लिमिट रखेंगे इसकी? VA माइनस VB, याद करना आसान हो जाता है। VA माइनस VB, ए से बी की लिमिट। तो हमने स्मॉल आर से लेकर के सरफेस तक का पोटेंशियल निकाला है, तो लिमिट स्मॉल आर से लेकर के कैपिटल आर तक की। Capital R. आंसर आ जाएगा। So rho by 6 epsilon naught capital R square minus small r. बस मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीजें। देखो, मैं तो रिकमेंड ये बोलूंगा कि चाहे आप ये याद रखो चाहे ना रखो, क्योंकि ये हार्डली 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा अगर ये पता है आपको। कर लो इसको डिराइव भाई, अंदर वाले पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा। यस सर। सर सर इसमें आपने माइनस के क्यू बाय आर किस लिख रहा था, वो एक बार फिर से बता दीजिए। ये ऊपर वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। तो इसको मैं एज अ पॉइंट ए मान रहा हूँ और सरफेस को एज अ पॉइंट बी मान रहा हूँ। यस, पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल बी, तो पोटेंशियल एट स्मॉल आर, पोटेंशियल एट सरफेस जिसकी वैल्यू के क्यू बाई कैपिटल आर है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि जो लिमिट्स, जो हमारा इंटीग्रेशन है वो स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट्स के लिए हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाला फॉर्मूला जो होता है वो लगाएंगे, रो स्मॉल आर बाय 3 Yes. एप्सिलॉन। आगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं सर। और करके ये बताइए कि सेंटर पर क्या पोटेंशियल आ रहा है। पोटेंशियल एट सेंटर भी कैलकुलेट कर दो जल्दी से।
So 3/2 KQ/R. पोटेंशियल सेंटर पर, तो मतलब कि स्मॉल आर को 0 पुट करना है सिंपली। यहाँ पे जो आंसर आएगा उसमें स्मॉल आर को 0 रख दीजिए, और उसमें जब सिंप्लीफिकेशन करोगे तो वो आंसर बनेगा 3/2 टाइम्स KQ/R। एक्चुअली ये आंसर तब आएगा जब आप डेंसिटी को रिप्लेस करोगे, डेंसिटी को चार्ज अपॉन वॉल्यूम लिखोगे तब आएगा। सर फिर वो फॉर्मूला KQ/2 R³ 3R² - R² फॉर्मूला कर लो, डिराइव कर लो आपको। मूव कर रहे हैं यार, इससे हट रहे हैं, आगे चल रहे। यस और ग्राफ भी इसका जल्दी से देख लो कैसा होगा, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल और स्मॉल आर के बीच में। एक्चुअली जब यहाँ पर सॉल्व करोगे मैथ वैथ लगा करके प्रॉपरली, जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक टर्म आएगी स्मॉल आर स्क्वायर का। माइनस स्मॉल आर। इसका मतलब अंदर पोटेंशियल पैराबोलिक फंक्शन है, तो वो एक डाउनवर्ड पैराबोलिक कर्व आएगा, बिकॉज -r² का टर्म बनेगा। आपको देख लेना, सिंप्लीफाई करने पर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये डाउनवर्ड पैराबोलिक कर्व बन जाएगा, और आउटसाइड जाने पर पोटेंशियल 1/r रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पैराबोलिक हाइपरबोलिक, ये ग्राफ बनेगी इसकी। और ये सब कुछ तब है जब हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज माना हुआ है। अगर नेगेटिव चार्ज रहा होता तो ऐसा ही ग्राफ नेगेटिव साइड पे दिखा देते, क्योंकि पोटेंशियल चार्ज के साइन पे डिपेंडेंट है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव पोटेंशियल। सर सर इसमें कहते हैं पहले मैंने ऐसे सोचा था कि सर हम लोग इन्फिनाइट से लें, तो सर उसमें सर आंसर नहीं आ रहा, तो क्या वो इन्फिनाइट पे लेना गलत है क्या? क्या इन्फिनाइट पे क्या ले लें सर? जो अपर लिमिट है हमारी, तो उसको हम देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन सेंटर से इनफाइनाइट के बीच में सेम फंक्शन नहीं है, वो फंक्शन चेंज हो रहा है। तो पहले स्फीयर के अंदर कुछ और है, फिर बाहर कुछ और आ रहा है, इसलिए इनफाइनाइट लेने में गलत। चेंज ऑफ फंक्शन है ना, आप देखो। यस सर, यस। तो आप सेंटर से इनफाइनाइट सेम फंक्शन यूज नहीं कर सकते। यस सर, यस। इसलिए नहीं आएगा आंसर। ना ये प्रॉब्लम भी है प्लस कंसेप्ट भी है, दोनों चीजें। अंदर जो है वो कैपिटल आर रेडियस का एक सॉलिड कंडक्टर, इनसाइड में सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, और बाहर 2r रेडियस से लेकर के और 3r रेडियस तक ये कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। आर थिकनेस का, हाँ, मतलब कि इनर रेडियस 2r, आउटर रेडियस 3r। तो आपका कंडक्टिंग शेल के फॉर्म में है। अंदर हमारा एक सॉलिड कंडक्टर है। शेल को जो चार्ज दिया गया है वो साइड में लिख रहा हूं यार। शेल को जो चार्ज प्रोवाइडेड है वो चार्ज है आपका -3q, और अंदर वाले सॉलिड कंडक्टर को जो चार्ज दिया गया है वो है +q। सॉलिड कंडक्टर के पास +q चार्ज है, कंडक्टिंग शेल के पास -3q चार्ज है। रेडियस सामने आपके डायग्राम में है। सभी ये परफेक्ट स्फीयर से, परफेक्ट स्फेरिकल शेप से है। सबसे पहले तो आपको बताना है पोटेंशियल एट स्मॉल आर डिस्टेंस, और कई सारे केसेस लेने हैं। पोटेंशियल एट स्मॉल आर डिस्टेंस व्हेन स्मॉल आर इज मोर देन 3r, पोटेंशियल एट स्मॉल आर डिस्टेंस व्हेन इट इज बिटवीन 2r and 3r,
potential at small r distance when it is more than r and less than 2r, and potential at small r distance when it is less than capital R. ये चारों बताने हैं। और कंसेंट्रिक है, ये बता दें आपको, कंसेंट्रिक सेल्स और जो सॉलिड स्फीयर है दोनों का कॉमन सेंटर है। सर सॉलिड स्फीयर भी क्या कंडक्टिंग है? दोनों कंडक्टर है, सॉलिड वाला भी कंडक्टर है, बाहर जो शेल रखी गई है वो भी कंडक्टर है। ग्रेटर देन 3r पे 0। नहीं एक सेकंड सर, तो सॉलिड को प्लस क्यों दिया हुआ है क्या? सॉलिड कंडक्टर जो अंदर रखा है इसको शेडेड कर दिया, गलत लिख दिया था ये भैया सॉलिड कंडक्टर है r रेडियस का जिसके ऊपर प्लस q चार्ज है, और ये एक थिक कंडक्टिंग शेल है जिस पर -3q चार्ज है, और बीच में यहाँ पर वैक्यूम है, ये स्पेस वैक्यूम, बाहर भी वैक्यूम। सर r ग्रेटर देन 3r पे तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा ना? बिल्कुल सेंटर पे लेकिन -2q चार्ज लेंगे। हाँ तो बिल्कुल सीधा सा रूल है। सबसे आउटर साइड को जब आप कैलकुलेट करोगे तो वहां पर टोटल चार्ज को एज अ पॉइंट चार्ज मान लें, टोटल चार्ज। जो पहले वाला था -2kq बाय पहला वाला सीधा सा है, पॉइंट चार्ज फॉर्मूला के टोटल चार्ज कितना हो गया अगर देखा जाए तो -2q डिवाइडेड बाय स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सर कंडक्टिंग शेल में जब होगा तो इक्विपोटेंशियल एरिया सरफेस के वजह से सर वो के यहाँ पर 2r से 3r के बीच वाले पॉइंट पर सर जो क्या बोलते सर उसके शेल के सर -2q अपॉन r। सर हम लोग वो उसकी सरफेस पे 3r वाले शेल की सरफेस पे निकाल लेंगे सर, पर और फिर अंदर आते आते पोटेंशियल सरफेस है। पोटेंशियल होने की वजह से वही रहेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कोई नहीं आ रहा है। राइट, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर लोगे कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो जितना पोटेंशियल आउटर सरफेस पर है उतना ही पोटेंशियल इनर सरफेस पर भी होगा, और उतना ही पोटेंशियल कैपिटल 3r हो जाएगा। हाँ, आउटर सरफेस का पोटेंशियल, इनर सरफेस का पोटेंशियल, और बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब का पोटेंशियल, ये सब के सब एक जैसे पोटेंशियल पे होंगे क्योंकि ये कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलना चाहिए। तो आप आउटर सरफेस को निकाल सकते हैं ना, आउटर सरफेस का निकालने के लिए जो बाहर वाला फॉर्मूला है उसमें स्मॉल r की जगह पर ये -2q बाय कैपिटल R रख देंगे, कैपिटल 3r आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस रेडियस, आउटर बाहर सरफेस वाले रेडियस। शेल की। हाँ, तो k -2q अपॉन 3r, और ये पोटेंशियल आउटर सरफेस इनर सरफेस के बीच में सब जगह पर एक जैसा हो। अब इसके बाद आओ, इस पॉइंट पर r से 2r के बीच में अगर कहीं पर कोई पॉइंट लिया जाए तो वहां पर क्या पोटेंशियल बनेगा? तो वो खाली सरफेस है। देखो बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग। नहीं, शील्डिंग वेल्डिंग कोई मैं तो इसमें जो शेल है उसका जो पोटेंशियल लेंगे और फिर उसका जो रेफरेंस मान लेंगे क्योंकि उसको हमको पता है। दो सुनो, हाँ, आप सही बोल रहे हो, इसमें एक्चुअली मेथड बहुत सारे हैं, मतलब इवन इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट भी मेथड वेरिएबल है, बुक्स टू बुक्स भी मेथड वेरिएबल है, और एक जो यूनिवर्सल मेथड जिसको बोल रहा हूँ वो ये ऊपर वाले स्टेटमेंट। आप इसकी पावर को समझो। हमें r और 2r के बीच में किसी रैंडम पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, उस रैंडम पॉइंट को एज अ पॉइंट a मान लेते हैं, और इस 2r रेडियस वाली सरफेस को हम एज अ पॉइंट b मान लेते हैं।
तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट जहां पर आपको निकालना है माइनस इस 2r सरफेस पर पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल एट स्मॉल r इक्वल्स टू 2r। ओके माइनस 2/3 ये तो पता है ना मुझे, Yes, sir. ये नहीं मालूम लेकिन ये पता है। इक्वल टू इस फॉर्मेट का यूज करो, इंटीग्रल स्मॉल r से 2r तक इलेक्ट्रिक फील्ड, इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से आ जाएगी। यहां वाले स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर गॉस लॉ निकालिए। कैपिटल Q बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, इस स्पेस में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए गॉस लॉ यूज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू कितना चार्ज गॉसियन सरफेस पे चलाएगा? Q है जो सिर्फ अंदर के Capital Q. चार्ज है। कैपिटल की। KQ बाय R। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, KQ बाय r स्क्वायर। ये गॉस लॉ से आ रहा है। और वैसे भी आपको बताया जा चुका है कि क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक थे, स्फेरिकल थे, तो जो कंडक्टिंग शेल के सरफेसेस पे चार्ज आएंगे इनका अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सर मैं वही सोच रही थी सबसे पहले। वैसे भी कर लो, बट इतना दिमाग क्यों लगाए? जब गॉस ने अपना दिमाग लगा रखा है तो हम लोग क्यों लगाए दिमाग उसमें? ये गॉस कह रहे हैं सिमेट्रिक कंडीशन है, मेरा लॉ यूज करिए। मल्टीप्लाइड बाय dr, आंसर आ जाएगा आपका, निकालो कितना है। इसको समझना होता है, ये चीज थोड़े एडवांस न्यूमेरिकल्स में ज्यादा आसान करता है। इतने दिनों से हम मेहनत करते आए इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, सारी मेहनत कर डाली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के ऊपर, तो उसके बाद तो मैथमेटिकल स्टेप है, उसको एक स्टेप आगे बढ़ के इंटीग्रेट कर लीजिए, आंसर आ जाए। और कुछ ऐसा आएगा ही, अगर मैथ सही होगी मेरी तो पता नहीं, इक्वल टू ये उधर जाएगा और इसकी जो वैल्यू है पोटेंशियल एट स्मॉल r इक्वल टू 2r की वैल्यू, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, बाहर वाले सरफेस का पोटेंशियल और बीच के पॉइंट्स का पोटेंशियल सब एक जैसे, और वो वैल्यू इतनी है k इंटू माइनस 2q/3r। KQ by small r minus 7/6 KQ by r। पूरा सॉल्व कर लिया आपने? फिर से बोलना एक बार। KQ by small r हाँ minus 7/6 KQ by r। ऐसा मेरा अभी तो क्रॉस चेक होगा, बाकी लोग भी बताएंगे इसके। यस सर, ये आ रहा आ ही रहा है सर। चलिए ठीक है। यस सर। अब डिफिकल्ट हो रहा है क्वेश्चन, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, इसलिए बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक का पोटेंशियल आ जाएगा। अंदर वाले पॉइंट पर स्मॉल r लेस देन r पे जो कंडक्टर है, यहाँ भी कंडक्टर है, ये पूरा कंडक्टर है। और उसमें जो सरफेस पोटेंशियल होगा वो जब मैंने निकाला है टर्म जो लेटेस्ट, उसमें जो स्मॉल r ये कैपिटल r कर देंगे साथ। क्या आएगा उससे बता दूं, पोटेंशियल स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R पे कितना आ जाएगा इसी के हिसाब से। माइनस KQ बाय 6 है। माइनस KQ बाय R कैपिटल माइनस R। KQ by r। 6 नहीं होगा, बाय 6r होगा। 6r आएगा यार, माइनस KQ बाय 6r होगा। यस सर। यस सर 6r आएगा। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रखोगे ना यहाँ पर। यस सर 6r आएगा। यस सर वो एलसीएम लेंगे तो। और उतना ही पोटेंशियल अंदर सभी पॉइंट्स पर मिलेगा आपको, क्योंकि ये पूरा कंडक्टर है। ये आंसर हो गया। तो पोटेंशियल स्मॉल r लेस देन r के लिए सेम आंसर आएगा। ये ऑब्वियस क्वेश्चन में नहीं आते, फिर बोल दे रहा हूँ आपको, ये मतलब तुक्केबाजी वाली क्वेश्चन नहीं है कि यार चल अंदाजा लगा दिया बस। फाइनली सारे पोटेंशियल निकालने के बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा बनेगा इसमें E और R के बीच में। तो 0 से कैपिटल आता है कि कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन होगी माइनस KQ बाय 6R की। एक मिनट, क्या नेगेटिव पे ध्यान नहीं दिया।
पहले 0 से कैपिटल आर तक का पोटेंशियल कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट यहाँ लाइन से होगी माइनस के क्यू का स्ट्रेट लाइन रही कांस्टेंट या वेरिएबल कंडक्टर के अंदर है? कांस्टेंट कांस्टेंट रही ये कांस्टेंट वो कांस्टेंट इतना होगा माइनस के क्यू बाई 6 आर। आर से 2r के बीच, कैपिटल आर से 2r के बीच इस वाले पोर्शन में पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ये आया हुआ है के क्यू बाई स्मॉल आर माइनस 7/6 के क्यू बाई कैपिटल आर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा लेकिन Rectangular 7/6 hyperbola- के क्यू बाई आर की वैल्यू से नीचे शिफ्ट कर गया होगा। शिफ्ट कर देंगे। यस सर। कितना? अच्छा 2r पे पोटेंशियल तो निकाला है ना लोगों ने? 2r भाई पोटेंशियल है, 2r को कैलकुलेट किया होगा। यस सर, वो तो ये वाला होगा ना? यस सर, यस सर। इसमें सब जगह इक्वलिटी ऐड कर दे रहे हैं, एक्चुअली कंफ्यूजन में। तो वो -2 के क्यू बाई 3r है, वो इस पॉइंट के ऊपर होगा या नीचे होगा? मतलब 2r वाले पॉइंट का पोटेंशियल नीचे जाएगा शायद। यस नीचे होगा सर। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू दिखाओगे, अब इस तरफ मेरे पास जगह नहीं है, ये हटा देते हैं इसको, तो ये वैल्यू आएगी चेक करो। यस सर, ये है। तो इसमें वेरिएशन कैसा दिखाएंगे? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वेरिएशन लीनियर वेरिएशन होगा, पैराबोलिक क्वाड्रेटिक वेरिएशन होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला 1/r, फिर 2r से 3r, कांस्टेंट लाइन है। फिर मेटल आ गया, 2r से 3r मेटल है, फिर पोटेंशियल कांस्टेंट होगी। 3r के बाद 3r के बाद सर वो हाइपरबोलिक डिस्टेंस डिक्रीज करेगा डिपेंडेंट थोड़ा है सा। हाइपरबोला। 3r के बाद फिर से हाइपरबोला है, लेकिन माइनस लगा हुआ साइन, और इन्फिनिटी पे जाकर के पोटेंशियल 0 हो जाना चाहिए। तो इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग हाइपरबोलिकली इंक्रीज करके 0 पहुंच जाएगा कुल मिलाकर के, ऐसा ग्राफ होगा। तो कभी कभी पेपर्स में क्या होता है कि सब्जेक्टिव ना आकर के आपसे सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकते हैं कि कैसा ग्राफ आएगा, और ग्राफ बनाने के लिए मुझे इतनी कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं होती। ऐसे वेरिएशन से कर सकते होंगे। 2-3 देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, अब इतने क्लोज ऑप्शन को मिलेंगे नहीं कि आपको सब में सोचना पड़ जाए। मैक्सिमम 2 ही ऑप्शंस होते हैं जहां पर फाइट होती है हमेशा। ग्राफ क्लियर हो गया? बोलो। यस यस सर। यस सर। और पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं? मतलब डिफरेंट फॉर्मूलोज पे, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पोटेंशियल दिया ना तो -d/d अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं ना, उसको भी डिस्कस, हाँ वो भी कर सकते हैं, वो वही वर्क एनर्जी पावर के मेथड से तो सारे। और एक एग्जांपल देखना, ये r रेडियस, ये 2r रेडियस, ये a और b, ये दोनों शेल्स इस पर। थिन मेटालिक शेल्स है जिसमें a के ऊपर जो चार्ज है, चार्ज ऑन a वो प्लस ऑफ 4q, एंड b के ऊपर जो चार्ज है वो माइनस ऑफ q है। और सेम स्टेप यहाँ पर भी है, कंसेंट्रिक है, ये कंसेंट्रिक सेंटर कॉमन है इनका। सेम प्रोसेस, पोटेंशियल एट स्मॉल r लेस देन r के लिए क्या रिजल्ट होगा? पोटेंशियल एट स्मॉल r बिटवीन r एंड 2r के लिए क्या रिजल्ट होगा? एंड पोटेंशियल एट स्मॉल r मोर देन 2r के लिए क्या रिजल्ट होगा? तो मोर देन 2r के तो एज अ पॉइंट चार्ज नेट चार्ज वाला फॉर्म करो। हाँ, ये अब आपको समझ, इसीलिए मैंने बोला प्रॉब्लम प्लस कंसेप्ट, ये धीरे से समझ में आ जाता है कि सबसे बाहर वाले पॉइंट का पोटेंशियल निकालना आसान हो जाता है।
उसके बाद जो स्मॉल आर ग्रेटर देन आर लेस देन 2r वाले के लिए सर सरफेस पे तो यहाँ बताए सबसे पहले बाहर वाले का बताएं, बाहर वाले का पोटेंशियल K3Q by capital K3Q by small r पॉइंट चार्ज लगाओ K इंटू टोटल चार्ज बाय स्मॉलर, टोटल चार्ज प्लस 3Q बस ये हो गया। सबसे बाहर का पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे इजीएस्ट तरीका है पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला। ना उसके बाद आते हैं बिटवीन ए और बी किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल यहाँ पर ए और बी के बीच में किसी भी पॉइंट पर निकालने को दिया जाए। So between A and B भी empty space है ना? हाँ, देखो बच्चा एक बात और बता दें, आप हमसे पूछ लो लेकिन ये पढ़ो। हमारे पास कई ऐसे डाउट आते हैं जो लैंग्वेज की वजह से गलत होते हैं। लोग लैंग्वेज नहीं समझते क्वेश्चन की। इसका क्या मतलब है? थिन वर्ड लिखा है और शेल से लिखा है, इसका क्या मतलब है? दोनों को मिला के देखो जरा। थिन क्या मतलब है? बीच में गैप होगा A और B के बीच में भी स्पेस है और A के अंदर। हाँ, तो यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे जो R और 2R के बीच का पॉइंट है कोई यहाँ पर, और माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट B, यानी कि पोटेंशियल स्मॉल r इक्वल टू 2R इक्वल टू इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ यूज करें। और ये सब मेंटल लेवल पे करो। गॉस लॉ जब यूज करोगे तो इस गॉसियन सरफेस में कौन सा चार्ज आएगा? 4Q। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड K इंटू 4Q बाई R स्क्वायर आएगी। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, यहाँ पर दिक्कत हो तो बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिखा हुआ है। सर कोई प्रॉब्लम नहीं। और इंटू dr, r की लिमिट स्मॉल r से 2r। अब अपना आंसर ले आओ क्या है। तरीके देखो और भी है, मैं बोल रहा हूँ मेथड्स और भी है, लेकिन फिर वो मेमोरी वाले मेथड है कि फॉर्मूले याद करो। और भी मेथड दिए जा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर क्या होता है कि कई सारे फॉर्मूले याद होने पड़ते चाहिए। अभी जो आपके साथ डिस्कस हो रहा है वो कुछ नहीं, उसमें ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे भी याद करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे भी निकालना पड़ेगा तुम्हें। सिंप्लीफाई करें यार। इक्वल टू ये कितना होगा? पोटेंशियल एट 2r डिस्टेंस क्या लिखोगे? स्मॉल r इक्वल टू K into 3Q by 2R। 3KQ by 2R। ये वाला 3KQ by 2R। और यहाँ पर 2R रख देंगे। फाइनल आंसर बता। फाइनल आंसर बताओ, पहले ये बता दें ये, और प्लस ये इंटीग्रेशन वाली वैल्यू। अब बाकी लोग सॉल्व करते रहे। एक मिनट बच्चा लिख नहीं पाएंगे, फिर से बोलो। KQ 4Q by small r 4KQ by small r minus KQ by 2r। यस सर, ये Yes, sir. चलो ठीक है। और इक्वलिटी पोटेंशियल में डिसकंटिन्यूटी नहीं आती, कभी ध्यान रखिएगा। पोटेंशियल का ग्राफ कभी डिसकंटिन्यू नहीं होगा। तो इससे पॉइंट ए का पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एट ए मतलब स्मॉल r इक्वल टू r कर लेंगे। 5KQ by 2r। यहीं पर स्मॉल r इक्वल टू r कर दीजिए। स्मॉल r इक्वल टू r 7KQ by 2R। 7KQ। ऐसी। अब उसके अंदर जाओ, पोटेंशियल स्मॉल r लेस देन r के लिए। सेवन KQ by 2R ही रहेगा, लेकिन अंदर मेटल नहीं है। खाली है। मेटल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो 7KQ तरीके पोटेंशियल सरफेस फिर भी रहेगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्योंकि सिमेट्री इन्वॉल्व है। सिमेट्री इन्वॉल्व है, गॉस लॉ यूज करेंगे तो अंदर कोई चार्ज नहीं, तो उस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो अंदर का पोटेंशियल कांस्टेंट।
Yes. अंदर पोटेंशियल में कोई वेरिएशन नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी पोटेंशियल चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है पोटेंशियल नहीं चेंज होगा। Yes. तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस वजह से यही वाला पोटेंशियल आगे भी जाएगा, सेम पोटेंशियल। ग्राफ बनाओ। ग्राफ पहले ग्राफ कैसा आएगा r से 2r के बीच में? सबसे पहले तो आप 0 से r, ये वाला केस पोटेंशियल स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट 7/2 यानी कि 3.5 kq/r है। और 2r पे जब जाएंगे तो 2r का पोटेंशियल जो है वो 1.5 है शायद, पोटेंशियल है 2r, तो 3/2r का 1.5। और ये हाइपरबोलिकली वैरी करेगा बिकॉज r से 2r के बीच में वो 1/r का टर्म आता है। Yes, sir. उसके बाद 2r के बाहर जब जाएंगे तो हाइपरबोलिक वैरी करेगी, 0 करना है इनफिनिटी जाते हुए। फिर हाइपरबोला आएगा, लेकिन ये डिफरेंट हाइपरबोला होगा। लिख लिया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, सर एक sir. चीज पूछनी थी हम्म, सर, ये जो सर हम लोगों ने ए और बी के बीच में जो पॉइंट जैसे निकाला सर, इसमें ऐसे भी तो निकाल सकते थे कि सर बी के अंदर वो अपनी एक कांस्टेंट पोटेंशियल बनाएगा और सर ए के हिसाब से डिस्टेंस के ए के बाहर एक डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग निकाल लेते सर, उससे भी मतलब सेम आंसर आ रहा है। हाँ आएगा सुपरपोजिशन मेथड लगा के। मतलब वो तो सुपरपोजिशन हो गया ना कि इस पॉइंट पर ए वाला कितना पोटेंशियल देगा और बी वाला कितना पोटेंशियल देगा। सही बोल रहे हो आप, वो ठीक है, वो मेथड ठीक है बच्चा। देखो ये जो कह रहे हैं ना उसका बता रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं, इसका ऑल्टरनेट मेथड देखिए क्या है। अभी हम लोग किस डायरेक्ट रिजल्ट फॉर्मूला सर, डायरेक्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है वो। वो भी ठीक मेथड है, ऐसा नहीं है, वो भी मेथड जो है हमने उसको रोका हुआ है क्योंकि हम उसको कैपेसिटेंस में डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसमें कैपेसिटेंस पढ़ने के बाद वो और आसान हो जाता है। देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं बताएं यार। अभी हम लोगों ने एक कंडक्टिंग स्फीयर के केस में रिजल्ट डिराइव किया था। मान लो अगर ये कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल होता कोई, अगर आइसोलेटेड प्लस क्यू चार्ज होता है तो इसका रिजल्ट क्या था कि आउटसाइड वाले पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकालने के लिए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाते हैं और इनसाइड वाले पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना हो, पोटेंशियल स्मॉल आर लेस देन आर पे, तो ये आज का ही डेरिवेशन है। कंडक्टिंग शेल है, अंदर कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाय कैपिटल R. ये फॉर्मूला याद है, ये बेसिकली रिजल्ट हुआ है। अब जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया अभी अभी, उस क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये भी है। ए वाले पर कितना चार्ज दिया था हम लोगों ने, शायद 4Q, बताना कंफर्म कर रहे हैं, और बी वाले पर शायद -Q। Yes. यस सर। वो क्या कहना चाह रहा है कि जैसे मान लो ए और बी के बीच कोई पॉइंट है, सपोज P, और यहां पर पोटेंशियल चाहिए आपको, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट P बाय A
सुपरपोजिशन मेथड लगाने जा रहे हैं। एंड पोटेंशियल एट पॉइंट P बाय B, ये दूसरा तरीका है सॉल्व करने का। हमें पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है, तो A वाले की वजह से यहाँ पर क्या पोटेंशियल होगा और B वाले की वजह से यहाँ पर क्या पोटेंशियल होगा, वो दोनों अलग अलग ऐड करो। अब आते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P बाय A। उसके लिए आप ये चेक करो कि पॉइंट P स्फीयर A के आउटसाइड है या स्फीयर A के इनसाइड। आउटसाइड आउटसाइड। पॉइंट लोकेशन डॉट ऑफ वाला P, कर सकते हैं। लोकेशन ऑफ P, इज इट आउटसाइड द स्फीयर A और इज इट इनसाइड द स्फीयर A? तो स्फीयर A के बाहर पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला के कितना चार्ज A के पास है, 4q डिवाइडेड बाय स्मॉलर, पॉइंट चार्ज फॉर्मूला, प्लस ना पॉइंट P की लोकेशन B के रिस्पेक्ट में देखिए, स्फीयर B के रिस्पेक्ट में पॉइंट P स्फीयर B के अंदर है, तो आप इनसाइड वाला फॉर्मूला लगाइए, के क्यू बाई आर वाला, यानी ये हो गया के चार्ज ऑफ B माइनस क्यू अपॉन रेडियस ऑफ B 2r। ये छोटा मेथड भी है वैसे। इसलिए तो आज के लेक्चर का सबसे पहले एग्जांपल में किया था हम लोग ने ऐसा। कहाँ किया ये? आपने वो तो पॉइंट बताया चार्ज से, वो तो पॉइंट चार्ज में, सुपरपोजिशन थ्योरम को आप पॉइंट चार्जेस में भी लगा सकते हो, कंसेंट्रिक सेल्स में भी लगा सकते हो। आराम से समझो बच्चा इसमें यस कि पोटेंशियल निकालने का एक आसान तरीका ये भी है कि जितने भी आपके कंडक्टिंग शेल्स दिए गए हैं उन सब के पोटेंशियल सेपरेटली कैलकुलेट किए जाए, ये देखते हुए कि जिस पॉइंट पर पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर रहे हो वो पॉइंट सेल के बाहर है या फिर सेल के अंदर, और अकॉर्डिंगली फॉर्मूला चूज किया जाए। अगर बाहर है तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाया जाए, अंदर है तो KQ अपॉन रेडियस रखा जाए यहाँ पर। चलो एक काम करो, इसी मेथड को फॉलो करो और एक एग्जांपल बस फास्ट करके देखिए सर, ये मेथड थोड़ा सा क्लियर हो जाए। क्विक आंसर में देना होगा आपको। ये स्मॉल b, ये स्मॉल a और ये स्मॉल c, ठीक है, मतलब ABC है ये। A वाले पर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, B वाले पर सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस ऑफ 2 सिग्मा, और C वाले पर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस 3 सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी से क्वेश्चन है व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट A, मतलब सरफेस A के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा। ये सब कंसेंट्रिक मेटल सेल्स है। ए तो के जो सरफेस पे बताना है ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी पूछ सकते हैं ना। तो एक एग्जांपल दिखा देते हैं, पोटेंशियल एट A बाय A प्लस पोटेंशियल एट A बाय B एंड प्लस पोटेंशियल एट A बाय C। ये पहला कंसेप्ट। जितने चार्ज हैं सबकी वजह से उस पॉइंट का पोटेंशियल, अब एक एक करके नॉट इनटू A minus 2B plus 3C। राइट। अब जब आप बाय A देख रहे हो तो आप चेक करो पॉइंट A स्फीयर A के अंदर है कि बाहर है कि सरफेस पर है? सरफेस पर है। तो इसमें भी पॉइंट चार्ज का ही फॉर्मूला लगाएंगे यस। कि कितना चार्ज A के पास है, तो उसके लिए डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा इनटू 4 बाय सरफेस 3 पाई एरिया। A क्यूब। यस 4/3 नहीं, सरफेस एरिया। यस सर यस। 4/3 नहीं, तो शेल अपॉन A प्लस, जब आप बाय B देखोगे
स्फीयर बी के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट उसके फॉर स्फीयर बी ये पॉइंट अंदर है कि बाहर है बी के रिस्पेक्ट में? अंदर है। सो ए इज इनसाइड ऑफ बी, तो इनसाइड में जो फॉर्मूला होता है वो होता है के चार्ज ऑफ स्फीयर बी -2 सिग्मा इंटू उसका एरिया 4 पाई बी स्क्वायर और डिवाइड क्या कर देंगे। अब आपको फॉर्मूला मेमोराइज होना चाहिए कि अंदर वाले पॉइंट पे जब पोटेंशियल निकालते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं? डिनोमिनेटर में बी उसी का रेडियस सर, जिस शेल को Radius। उसका रेडियस। हाँ, तो ये अब मेमोरी शार्प होनी चाहिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सर आप By C। का सीधे सिग्मा r by एप्सिलॉन नॉट से भी कर सकते हैं। खुद के सरफेस पर ना। यस सर। सर लेकिन खुद के में भी होगा तो उसके अंदर भी वही सेम ही होगा क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल हो जाएगा बी के रिस्पेक्ट में उसके अंदर। राइट, वो भी ऑल्टरनेट, बिल्कुल सही, वो भी कर सकते हैं। चल, अब वो फिर वही बात हो जाएगी, फिर कंफ्यूजन लोगों को होने लगेगी। कट कुटा के यही आएगा सर, वही आएगा। हाँ, कट कुटा के तो यही आ जाएगा। तीसरा वाला बताओ, स्फीयर सी के रिस्पेक्ट में भी तो ए अंदर है, यस सर। तो के सी का चार्ज 3 सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। आके सिंपलीफाई कर लो। अब इसी तरीके से बी पॉइंट का निकालो, क्या आएगा। हालांकि ये पूछा नहीं जाता कभी, यार बताऊं आपसे, एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लो आप, लेकिन पूछे नहीं गए, आज तक नहीं पूछेंगे कभी। कैसे निकालेंगे बी पॉइंट पर, अब बताओ, एक एक करके बताओ। स्फीयर ए की वजह से क्या लिखोगे? सर ए के रिस्पेक्ट क्यू बाय आर। बाहर है ये तो पॉइंट अब वाला मैं लगा देंगे। क्या इसको ऑब्लिक लिख दूं, समझ जाओगे? ऑब्लिक मतलब बाय ए। यस पोटेंशियल एट बी बाय बी, पोटेंशियल एट बी बाय सी। पहले तो एक काम ये करो, अब आप एक एक करके जल्दी जल्दी देखो। बी इज आउटसाइड ऑफ ए, पॉइंट चार्ज फॉर्मूला, के चार्ज ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या रखे? चार्ज ऑफ ए डिवाइडेड बाय नीचे आउटसाइड बी बी, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, पोटेंशियल एट बी बाय बी, सरफेस इसमें भी पॉइंट के चार्ज आते हैं। क्यू बी अपॉन बी। पोटेंशियल एट बी बाय सी, सी के अंदर हो आप, स्फीयर सी के अंदर वाला पॉइंट है ये, के क्यू सी अपॉन, जब अंदर वाले पॉइंट पर निकालना होता है सर तो जो शेल लेते हैं उसका रेडियस डालते हैं। रेडियस। अब इतनी या तो क्लैरिटी आपके माइंड में रहे, और एग्जाम प्रेशर में ये सब भूलो नहीं। और क्यू ए क्यू बी और क्यू सी वो बेसिकली ये है, ये चीज क्यू ए है, ये क्यू बी है, ये क्यू सी। क्लियर हो गया? ये बताओ, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बचा हुआ अभी। यस सर, क्लियर है। ठीक, हो नहीं पा रहे यार क्वेश्चन, जितना सोच के आओ उतने हो ही नहीं पाते। ये भी अपने आप एक कंसेप्ट है जो कि आगे यूज करेंगे। ये हमारा एक कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं दे रहे हैं इसको, लेकिन इसके बाहर एक चार्ज रख रहे हैं। पोलराइजेशन वाला कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं। आउटसाइड पे प्लस क्यू एक पॉइंट चार्ज जो कि इसके सेंटर से डी डिस्टेंस पर है, और स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट पी है जो बाहर वाले चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। पहले तो एक पुराना कंसेप्ट पूछेंगे, व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बाय द स्फीयर? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये पुराना कंसेप्ट है, जिनको याद आ रहा होगा वो बता सकते हैं। के क्यू बाय आर। क्या लॉजिक लगा रहे हो?
सर उसके अंदर तो कंडक्टर के Net अंदर फिर वो नेट को जीरो कर देगा। नेट जीरो है तो उससे 0.4 लगाएगा वो, उसका ठीक ऑपोजिट है, वो लगाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 होनी चाहिए, तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले चार्ज से यहाँ पर आएगी उसको कैंसिल आउट करने के लिए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो आंसर इज KQ बाय R स्क्वायर। किधर की तरफ होगा ये, क्योंकि जो बाहर वाला चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे सर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा, जो बाहर वाला है उससे एक्सटर्नल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, तो फिर जो स्फीयर पे पोलराइज चार्ज आएंगे, क्योंकि इंडक्शन इफेक्ट होगा बाहर के चार्ज की वजह से, यहाँ नेगेटिव इंड्यूस होना है, यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस होना है, तो ये इंड्यूस चार्जेस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर देंगे। ये पुराना कंसेप्ट हुआ। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P बाय द स्फीयर। पॉइंट P पर स्फीयर की वजह से पोटेंशियल, ये कंसेप्ट तो आपको पता है, सबको पता है। बिकॉज इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की रिजल्टेंट वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो 0 नहीं, ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचिए, फिर से बोल। आप सबने उस समय भी एक बात कही थी शायद, पता नहीं, कि जो इंडक्शन इफेक्ट होता है पोलराइजेशन, वो बेसिकली एक डाइपोल बन जाता है। ये स्फीयर एक डाइपोल की तरह काम करने लगता है। क्या डाइपोल का पोटेंशियल सब जगह पर 0 होता है? अगर पढ़ा हो तो डाइपोल कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर ही 0 पोटेंशियल बनाता है, तो सरफेस बनाता है इक्विपोटेंशियल। हाँ, वो सब तो भी कहानी बात की है, इक्विपोटेंशियल सरफेस तो भी बाद में आएगा यार। देखिए, कंडक्टर की 2 प्रॉपर्टीज बड़े दिमाग में बिठाओ। एक, उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। दूसरा, कंडक्टर के अंदर सारे पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे आने चाहिए। कंडक्टर के अंदर सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल एक जैसा होना चाहिए। इसको रोज गायत्री मंत्र की तरह याद करिए। सर रुकिएगा सर, 2 मिनट प्लीज। हाँ, net electric field inside conductor 0 and potential is constant everywhere inside conductor। याद करते रहिए इसको। और मैं कंसेप्ट इसलिए कह रहा हूँ कि मैं हो सकता हो आपके जो टेस्ट पेपर दूं, टेस्ट पेपर में कंडक्टर के बाहर में पॉइंट चार्ज की जगह पर लाइन चार्ज, रिंग, कुछ और रख दूं, कोई भी चार्ज रखता हूँ मैं। और जरूरी नहीं कि कंडक्टर को मैं स्फीयर के फॉर्म में दूं, कंडक्टर को भी किसी फॉर्म में कर सकते हैं। इसलिए प्रॉब्लम एंड कंसेप्ट दोनों है। सुनिएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P बाय एक्सटर्नल चार्ज। अभी मैं कंसेप्ट बता रहा हूं। प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट B बाय दिस स्फीयर। क्या ये पॉइंट P का नेट पोटेंशियल नहीं हो जाएगा? यस सर। ओके। Potential at center of sphere by the external charge plus potential at center by the sphere। ये सेंटर का नेट पोटेंशियल हो जाएगा। यस सर। कंडक्टर ये कहता है कि उसके अंदर के दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं हो सकता। यहाँ और यहाँ पर नेट पोटेंशियल 0, नेट पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। मतलब ये दोनों वैल्यूज बराबर।
इसमें कन्विंस हो आप कि ये दोनों पॉइंट्स पे नेट पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं आ सकता कोई, क्योंकि अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा। पॉइंट पी पर एक्सटर्नल चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल होगा, तो उसके लिए आप देखोगे टाइप ऑफ एक्सटर्नल चार्ज कौन सा है। इस एग्जांपल में मैंने एक्सटर्नल चार्ज पॉइंट चार्ज लिया हुआ है। पावर एक्सटर्नल चार्ज इज पॉइंट चार्ज 1 by r kq by स्मॉल r। अब वो टाइप ऑफ चार्ज के हिसाब से अलग एक्सप्रेशन भी बन सकता है। हाँ जी बच्चे, kq into 1 by d minus 1 by small r। हाँ अब सही। पोटेंशियल एट पॉइंट पी बाय द स्फीयर, जो कि अननोन था, पूछा गया था, वो निकालने को दिया गया है मुझे, छोड़ देते हैं। पोटेंशियल एट सेंटर बाय द एक्सटर्नल चार्ज, एक्सटर्नल चार्ज इज अ पॉइंट चार्ज, सेंटर पॉइंट उससे d डिस्टेंस पर, पोटेंशियल का फॉर्मूला। और यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटर पर स्फीयर का पोटेंशियल सर 0 होगा सर, क्योंकि पहली बात सर जितना पॉजिटिव इंड्यूस हो रहा है उतना नेगेटिव इंड्यूस हो रहा है, और मतलब सिमेट्रिकल केस है क्योंकि सेंटर पे निकाल रहे हो, तो मतलब सेम डिस्टेंस पे होगा 0 सेंटर, राइट। अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर होंगे, न्यूट्रल है ये, अल्टीमेटली टोटल चार्ज 0 होगा। पोटेंशियल चार्ज के साइन पे डिपेंडेंट है, नेगेटिव चार्ज सेंटर पर नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट करेगा, और अमाउंट में जितना चार्ज नेगेटिव है उतना ही चार्ज पॉजिटिव भी है, और दोनों के दोनों चार्जेस सेंटर पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है। सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, मतलब जितना नेगेटिव पोटेंशियल आएगा उतना ही पॉजिटिव पोटेंशियल भी आएगा। यानी ये पूरा टर्म कितना हो जाना चाहिए, सेंटर पॉइंट पर स्फीयर का पोटेंशियल 0। रीजनिंग समझ लेना, एक तो पॉइंट सेंटर पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, ऑल्सो अमाउंट ऑफ नेगेटिव एंड अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज वो भी बराबर है। अब जो पूछा गया था उसका आंसर आ जाएगा। सर अगर हाँ सर, सबसे पहले मतलब जो आपने पूछा था ये क्वेश्चन, तो सर मैंने भी सर 0 सोचा था। सर एक बार मेरी रीजनिंग बता दीजिए कहाँ गलत गई थी उस टाइम। सर मैंने ये सोचा था कि सर जैसे डाइपोल की तरफ बिहेव करेगा ये स्फीयर, तो सर वो जो पी पॉइंट है सर वो इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे नहीं दिख रहा, मतलब परपेंडिकुलर डाइपोल के। ये परफेक्ट डाइपोल नहीं होगा, एक्चुअली परफेक्ट डाइपोल इसलिए नहीं होगा, तुम सोच सही रहे हो। जो ये सॉरी जो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है इनकी डेंसिटीज में डिफरेंस होगा यार। माइनस चार्ज प्लस क्यू चार्ज के स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस में है, इसके स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस में जा रहा है, और इसके वीक इन्फ्लुएंस में यहाँ पर जा रहे हो आप, क्योंकि इससे डिस्टेंस ज्यादा है। मतलब इस चार्ज का यहाँ पर कम इफेक्ट होगा, इस चार्ज का यहाँ ज्यादा इफेक्ट होगा। यहाँ नेगेटिव चार्जेस की डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस की डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। परफेक्ट नंबर सेम होगा, नंबर सेम नहीं, अमाउंट सेम होगा, क्वांटिटी सेम होगी। जी सर अब समझ गए, लेकिन डेंसिटी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका अलग होने की वजह से ये एक आइडियल डाइपोल की तरीके से काम नहीं कर जाएगा। कॉर्ड्स की लेंथ अलग होगी, उनको ज्वाइन करने वाले 12 होगी नहीं तो सर। बिल्कुल, आप समझ रहे हो। अब आई बात मतलब सर नेगेटिव चार्ज कम जगह में एक्युमुलेट होगा, वहीं पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जगह में प्रेजेंट होगा। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पॉइंट। प्रॉपर्टीज यूज करो, मैं फिर बोलता हूँ आपको गॉस लॉ और प्रॉपर्टीज यूज करना सीखिए। जितना आप गॉस लॉ यूज करोगे, जितनी प्रॉपर्टीज यूज करोगे, एक्यूरेसी उतनी बढ़ेगी। हम अगर अपनी रीजनिंग पे जाएंगे ना, सेल्फ रीजनिंग लगाओगे कि हमको ऐसा लग रहा है, हमने पहले भी कई बार इसके लिए मना किया हुआ है कि आप इस कंडक्टर में ये रिस्क ना उठाएं। जो गॉस ने कहा, जो कुलम्स ने कहा, और जो कंडक्टर के प्रॉपर्टीज बताए गए हमें उनको बड़ी शिद्दत के साथ फॉलो करना है, और कुछ नहीं करना उसे।
चलते चलते ये बताओ, अगर स्फीयर पर कोई चार्ज होता, सपोज इस स्फीयर को मैंने न्यूट्रल रखा था, अगर ये न्यूट्रल ना होकर के स्फीयर के ऊपर भी कोई स्मॉल क्यू चार्ज होता है, कोई फर्क पड़ता आंसर में? स्फीयर न्यूट्रल ना होकर के उस पे ऊपर चार्ज होता, अगर इस पूरे वर्किंग मेथड में कहां पर डिफरेंस आता? अब आते ही कंसेप्ट समझा कि नहीं समझा आपने? सर वो जो VC स्फीयर सेंटर पे वहाँ पे सेंटर पे स्फीयर का पोटेंशियल है, क्या आ जाता है यहाँ पर? यहाँ जीरो की बजाय क्या आ जाता? जीरो नहीं आता है। तो क्या आता? सर वही चार्ज, जैसे कि अगर हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज Q होता तो सर Q बाय वही रख Q by capital R हो जाता सर। KQ बाय क्या? KQ बाय वो कैपिटल R। कैपिटल आर कैपिटल आ रहा था जो उसका रेडियस है। स्फीयर आप समझ गए? आप बिल्कुल सही चल रहे हो। ठीक है।